नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। इंटरेस्ट रेट पर फेडरल रिजर्व के फैसले की महत्वपूर्ण इवेंट से पहले इन्वेस्टर्स की काफी कम पार्टिसिपेशन के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट नैरो रेंज में दिखाई दिए। एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने वाले सीपीआई नंबर के बाद इन्वेस्टर्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में बढ़त के अपने साल भर के कैंपेन को निलंबित कर देगा। एलिस ने कहा कि इससे मार्केट को अपना अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अभी के लिए क्रिप्टो करेंसी ने घटती हुई इन्फ्लेशन को सकारात्मक दिशा में ले लिया है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.34% ऊपर $25,960 पर ट्रेड कर रही थी। बीटीसी पिछले 4 दिनों में $26,000 से नीचे स्थिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमों के बारे में नाराजगी जताई और लेटेस्ट इन्फ्लेशन और बुधवार के फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट के फैसले का इंतजार किया। ईथर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में 0.55% ऊपर $1,742 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस या कॉइनबेस सूट या दोनों में मेंशन 19 टोकन में से एएलजी और मैटिक, पॉलीगॉन और एल्गोरैंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के टोकन हाल ही में 0.3% और 0.8% ऊपर थे, जबकि एक्सी गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सी इन्फिनिटी के नेटिव क्रिप्टो में थोड़ी गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.12% बढ़कर $1.06 ट्रिलियन हो गई। इस अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 12.25% बढ़कर $33.47 बिलियन हो गई, जिसमें से डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.22 बिलियन है या टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम का 6.63% है, जबकि स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $32.18 बिलियन या 96.16% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 47.67% है। दिन में 0.06% की कमी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.1% बढ़कर 36,518 हो गया। इस बीच ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने घोषणा की कि सीपीआई 4% बढ़ी है, अनुमानित 4.1% और फिर अप्रैल के 4.9% से बेहतर है। उन नंबर्स ने प्रमुख इंडाइसेस को उछाला। टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट और S&P 500 ने क्रमशः 0.8% और 0.6% जोड़ा। यूएस 10 वर्षीय ट्रेजरी पर यील्ड अभी भी मजबूत 3.8% तक बढ़ी। एनालिस्ट एनर्जी प्राइसेस में कमी और इन्फ्लेशन रीडिंग्स के करंट एनवायरनमेंट में जारी रहने की उम्मीद कर रहे हैं। उन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में किसी भी बदलाव से अस्थिर क्रिप्टो एसेट्स की संभावना है। सिंथेसिया एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस बनाने की अनुमति देता है, जिसने एनवीडिया सहित इन्वेस्टर्स से $90 मिलियन जुटाए हैं। बिजनेस ने CNBC को विशेष रूप से कहा है। एक्सेल, फेसबुक, स्लैक और स्पॉटिफाई के शुरुआती इन्वेस्टर्स ने लंदन बेस्ड फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट राउंड का नेतृत्व किया। एनवीडिया एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के रूप में आया जिसने एक अनडिस्क्लोज्ड सम का इन्वेस्टमेंट किया। क्लाइनर पर्किंस, जीवी, फर्स्ट मार्क कैपिटल और MMC अन्य इन्वेस्टर्स में शामिल हैं। सिंथेसिया की स्थापना 2017 में रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स विक्टर रिपरबेली, मैथियास नियसरनर, स्टेफर्ड और लॉर्ड्स द्वारा की गई थी, जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो लोगों को अपने खुद के डिजिटल अवतार बनाने की अनुमति देता है, ताकि कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग वीडियोस या यहां तक कि 120 लैंग्वेजेस से अधिक कोलीग्स को प्रशंसा प्रदान की जा सके। इसका अंतिम लक्ष्य प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन प्रोसेस से कैमरास, माइक्रोफोन्स, परफॉर्मर्स, लेंथी एडिटिंग और अन्य लागतों को खत्म करना है। सिंथेसिया ने एनिमेटेड अवतार बनाए हैं जो इंसानों की तरह दिखते और आवाज करते हैं, लेकिन AI द्वारा जनरेटेड होते हैं। अवतार रियल लाइफ परफॉर्मेंस पर आधारित हैं जो ग्रीन स्क्रीन के सामने बोलते हैं। एक्सेंचर ने 3 वर्षों में अपना डेटा और AI प्रैक्टिस में $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, ताकि सभी इंडस्ट्रीज में रैपिडली और एथिकली प्रोग्रेस करने वाले कस्टमर्स की सहायता की जा सके और बेहतर ग्रोथ, एफिशिएंसी और रेजिलियंस प्राप्त करने के लिए AI को डिप्लॉय किया जा सके। एक्सेंचर नए डेमोग्राफिक, प्रोडक्टिव और जनरेटिव AI स्किल्स और कैपेबिलिटीज को निर्मित करने के लिए एसेट्स, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, वेंचर्स, एक्विजिशन, पीपल और इकोसिस्टम अलायंस में इन्वेस्ट करेगा। एक्सेंचर 19 सेक्टर्स में डेटा और AI प्रिपरेशन एक्सेलरेटर्स के साथ साथ प्री बिल्ट इंडस्ट्री और फंक्शनल मॉडल्स विकसित करेगा जो नई जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज का उपयोग करते हैं। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में ग्रेटर इनरोड्स बनाती है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्रा मुर्मू ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस को अनिवार्य रूप से AI बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम के ऑडिट के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए AI को अपने ऑडिट तकनीक में शामिल करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।
G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत SAI-20 एंगेजमेंट ग्रुप के दूसरे SAI-20 समिट को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियलिटी 1956 में डार्टमाउथ में आयोजित एक वर्कशॉप में जॉन मैकार्थी द्वारा फर्स्ट कॉइन थी। आज ये हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। एक जिज्ञासा और विश्वास है कि AI देशों को विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, साथ ही लेबर मार्केट्स को बाधित करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। UAE आधारित नेक्स्ट IT एंड सिस्टम ने कई इंडस्ट्रीज के सॉल्यूशन में क्रांति लाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए US आधारित IDD लैब्स के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट IT एंड सिस्टम एक उल्लेखनीय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म ने IDD लैब्स के साथ साझेदारी की है, जो अमेरिका में स्थित एक प्रमुख ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म है, जो सप्लाई चेन्स, KYC, AML, पेमेंट सहित कई प्रकार के इंडस्ट्रीज में पहचान में सुधार लाने के उद्देश्य से कटिंग एज ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस तैयार करती है। ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता रखने वाली एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फर्म IDD लैब्स आइडेंटिटी बेस्ड एक्यूमुलेट नेटवर्क की स्थापना में महत्वपूर्ण थी, जो नवंबर 2022 में लाइव हुई और फैक्टम का एक हार्ड फोर्क है, जो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो 2016 से शुरुआत जिसकी हुई। एक्यूमुलेट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटीज पर निर्मित पहला ब्लॉकचेन है जो ब्लॉकचेन लैंडस्केप को डिस्टर्ब करता है। एक्यूमुलेट की कटिंग एज टेक्नोलॉजी परस्पर जुड़ी पहचान और ह्यूमन रीडेबल URLs के माध्यम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस और डेटा स्ट्रक्चर्स के निर्माण को सक्षम बनाती है। प्लेटफॉर्म एक रेवोल्यूशनरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी प्रदान करता है, जिससे यूजर्स को डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के लिए व्यापक पहुंच नियंत्रण प्रदान करते हुए यूजर्स को आसानी से रोटेट, बैकअप लेने और कीज को रिकवर करने की अनुमति मिलती है। एक्यूमुलेट टिपिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस को पार करके विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में अनप्रेसिडेंटेड पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलता है। भारतीय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। सिडबी भारत के MSME क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो कई प्रकार की फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज जैसे लोन्स, गारंटीज और वेंचर कैपिटल के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। सिडबी और इन्फोसिस ने अब भारत के MSME सेक्टर के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हाथ मिलाया है। एक इंटरव्यू में सिडबी के CTO परमेंद्र तिवारी ने एक प्रोजेक्ट पर एक अद्यतन प्रदान किया जो अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सिडबी प्रोजेक्ट का उद्देश्य बोरोवर्स के बीच कोलैटरल इन्फॉर्मेशन के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाकर इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना है। इसके लिए इन्फोसिस को एक टोकनाइज्ड कोलैटरल नेटवर्क डिजाइन करने की आवश्यकता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर जारी फिजिकल एसेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल टोकन का निर्माण शामिल है। इथेरियम एक वेल नोन डिजिटल करेंसी है जिसने ट्रैक्शन प्राप्त किया है और अब ये डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। बहरहाल, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के तेजी से विकास की वजह से अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स को लक्षित करने वाले क्रिप्टो स्कैम्स में वृद्धि हुई है। इस बढ़ते खतरे के जवाब में इथेरियम ब्लॉकचेन पर सस्पिशियस एक्टिविटी की पहचान और विश्लेषण करने में एडवांस फोरेंसिक टूल्स की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट हो गई है। क्रिप्टो फोरेंसिक टेक्नोलॉजीज इलीगल ऑपरेशंस में शामिल कैश की पहचान और ट्रैकिंग में सहायता कर सकती है, जैसा कि लॉ एनफोर्समेंट, रेगुलेटर्स और बिजनेसेस क्रिप्टो धोखाधड़ी का पता लगाने और उसका प्रतिकार करने के तरीकों की तलाश करते हैं। इन टूल्स की मांग आसमान छू गई है। एवोराक AI ने इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए कटिंग एज फोरेंसिक टूल्स विकसित करने के लिए कटिंग एज फोरेंसिक टूल्स के साथ मिलकर काम किया है। मौजूदा टेक्नोलॉजीज उनकी क्षमताओं में सीमित हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर फोरेंसिक जांच के लिए यूनिक चैलेंजेस पेश करती है। एवोराक AI अपने नॉलेज और रिसोर्सेज के संयोजन से कटिंग एज फोरेंसिक टूल्स विकसित करने की उम्मीद करता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की 2023 में एक ठोस शुरुआत हुई थी, जिसमें बिटकॉइन 14 अप्रैल को $31,165 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स और ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स की चिंताओं के कारण सेकेंड क्वार्टर में चीजें शांत हो गई हैं। सोमवार को एक प्रमुख अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म रॉबिनहुड, जो अब क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच प्रदान करती है, ने अपनी ऑपरेटिंग डेटा रिपोर्ट जारी की, जिसमें पता चलता है कि साइट पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की वॉल्यूम अप्रैल की तुलना में मई में 43% कम हो गई।
ओवरऑल वॉल्यूम में ये कमी इस तथ्य के बावजूद हुई कि स्टॉक और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों के लिए वॉल्यूम अप्रैल से क्रमश 27% और 29% ऊपर गई। ईयर ऑन ईयर डिस्पैरिटी और भी अधिक स्पष्ट थी। मई 2023 में ट्रेड की टोटल वॉल्यूम 2.1 बिलियन डॉलर्स थी, जो मई 2022 में 6.6 बिलियन डॉलर्स से कम थी, जो टेरा लूना के कोलैप्स का महीना भी था, जिससे साल का पहला कंटेजियन आउटब्रेक हुआ। SEC के साथ एक कोर्ट बैटल के दौरान बाइनेंस यूएस ने एक फेडरल जज से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट को फ्रीज करने के SEC के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कहा। ये आरोप लगाते हुए कि कार्रवाई इसके संचालन को नष्ट कर देगी और कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाएगी। बाइनेंस यूएस के वकीलों ने सोमवार को एक कोर्ट फाइलिंग में कहा, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सप्लायर्स और प्रोफेशनल्स को भुगतान करने या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बनाए रखने की क्षमता के बिना ऑपरेशंस जल्दी से रुक जाएंगे। SEC ने पिछले हफ्ते बाइनेंस यूएस, बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और फाउंडर चैनपेंग जाओ पर मुकदमा करने के बाद एसेट्स को फ्रीज करने की मांग की, जिसमें यूएस सिक्योरिटीज लॉ की ब्लेटेंट डिसरिगार्ड और सालों के वॉलेटाइल कंडक्ट का आरोप लगाया गया, जो कस्टमर्स के फंड्स को जोखिम में डालता है। बाइनेंस यूएस का स्वामित्व भी जाओ के पास है। डिफेंस अटॉर्नीज ने अपने कोर्ट फाइलिंग में तर्क दिया कि अमेरिकी कस्टमर्स के एसेट सेफ हैं और कहा कि SEC द्वारा मांगी गई कठोर राहत की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कंज्यूमर्स को आश्वस्त करने के लिए 2018 में एक इमरजेंसी फंड की स्थापना की। उनके डिजिटल एसेट सुरक्षित थे। अब जब फेडरल ऑफिशियल्स ने बाइनेंस पर ध्यान केंद्रित किया है, तो इसके रिजर्व्स का वैल्यू 11% गिर गई है। ब्लॉकचेन एड्रेसेस के अनुसार बाइनेंस ने एसेट का दावा किया कि महीने की शुरुआत में फंड की वैल्यू लगभग 950 मिलियन डॉलर्स थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा पिछले हफ्ते मुकदमा दायर करने के बाद बाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 840 मिलियन डॉलर्स हो गया। यूजर्स के लिए सेफ एसेट फंड या SAFU का उद्देश्य हैकिंग या बाइनेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की अन्य कमजोरियों के कारण होने वाले नुकसान को रीइंबर्स करना है। SEC द्वारा दाखिल किए जाने के बाद से BNB 20% से अधिक गिर गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बाइनेंस की ऑफशोर सब्सिडरी कंपनी अमेरिका में एक अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती है और कंज्यूमर फंड्स की हेराफेरी करती है। जस्टिस डिपार्टमेंट अभी भी एक क्रिमिनल लेवल पर ट्रेड को देख रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordsTV.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।